छात्रों की उपस्थिति में मैं श्रीमान प्रमोद जी बंसल, पूर्णकालिक सचिव एडीआर का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के द्वारा जो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए नया सिलेबस डिजाइन किया गया है, उसमें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम और राष्ट्रीय, राज्य और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों के बारे में काफ़ी स्ट्रेस किया गया सिलेबस में भी, और इस प्रकार के सेंटर्स की विजिट करना, कोर्ट विजिट भी सिलेबस में डिजाइन किया गया है। इसी क्रम में आज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू के विधि प्रथम वर्ष के सभी छात्र यहाँ उपस्थित हैं। मैं बिना ज़्यादा समय लिए सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो एडीआर सेंटर्स के बारे में हमारे छात्रों को जानकारी दें। श्री बंसल साहब, सर। सबसे पहले तो सबको सुबह की नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, अब तो हमें ऑफिसर्स कहने की आदत हुई, आप लोगों को स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोग यानी अभी तक कितना सब्जेक्ट्स में फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर लॉ, तो क्या क्या पढ़ चुके हैं? कोई एक स्टूडेंट थोड़ा सा ब्रीफ करे मेरे को, सब्जेक्ट्स के नाम बता। कोई एक बच्चा, कोई एक स्टूडेंट। आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ चुके हैं? अपना नाम बताओ, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम मंजू अग्रवाल है सर। एलएलबी फर्स्ट ईयर में हमारे 9 पेपर है। उसमें फर्स्ट पेपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, सेकंड पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट है, थर्ड पेपर हम फैमिली लॉ में है, हिंदू लॉ, फोर्थ पेपर मुस्लिम लॉ, फिफ्थ पेपर अपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है, सेकंड पेपर कॉन्ट्रैक्ट सेकंड है, उसमें स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर सेवन्थ पेपर हमारे लीगल लैंग्वेज का है, लीगल हिस्ट्री का है, एट्थ पेपर लीगल लैंग्वेज का है, नाइन्थ पेपर हमारे पीआईएल का है। ठीक है, ठीक है बेटा। शायद मैं जो समझ पाया, जो जब मैंने लॉ किया था 2002 में कंप्लीट किया था, 99 में एडमिशन था मेरा, तो लगभग शायद वही पैटर्न है। मेरे भी वही सब्जेक्ट से याद आ रहे हैं। 6 सब्जेक्ट थे सर? नहीं, मेरे टाइम पे 9 हो गए थे 2009। तो 9 सब्जेक्ट थे, वही कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल हिस्ट्री, जूरिस्प्रूडेंस, लगभग वही याद आ रहे हैं। तो आज अपन जो बात कर रहे हैं वो है विधिक सेवा प्राधिकरण, है ना। तो मैं जहाँ भी कैंप्स में जाता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले बच्चों को ये पूछता हूँ, बच्चों से इंटरेक्शन काफ़ी होता है, कि कितने लोग हैं जो प्रशासन को जानते हैं। उनसे पूछता हूँ कि कलेक्टर साहब को कितने जने जानते हैं, तो सब बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं कि हम जो है कलेक्टर को जानते हैं। एसपी को कितने लोग जानते हैं, वो भी बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन बच्चों से जब पूछते हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, तो बहुत ही कम बच्चे, नॉमिनल बच्चे जो हैं वो बता पाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं सबको बताने की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैसे काम करता है, क्या संस्था है। तो मैं उसी रूप में आप लोगों को एक बार अपनी बातें शेयर करूंगा। हम सब लोग जानते हैं कि हम जिन 3 अंगों की बात करते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो बच्चों को मैं यही बताता हूं कि प्रशासन में जिले का जो हेड होता है वो जिला कलेक्टर है, पुलिस का जो हेड है वो पुलिस अधीक्षक है, और जिले में न्यायपालिका का जो हेड होता है वो जिला न्यायाधीश है। जिला न्यायाधीश के कार्यालय से ही कनेक्टेड है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जुडिशरी का हम एक रूप देखते हैं, एक सिस्टम देखते हैं। अभी आप लोग भी इतना इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन हमारी जो ब्रॉटअप है, हमने जो देखा है कोर्ट्स के बारे में, वो शायद मूवीज में ही देखा है। एक जज साहब होते हैं, वो ऑर्डर करते हैं, है ना। एक एक्यूज होता है जिसे जज साहब सजा देते हैं। या हम लॉ में पढ़ते हैं कि राइट्स और ड्यूटीज के बारे में हमारा जो डिसीजन है वो कोर्ट से आता है। लेकिन अब जो न्यायपालिका जो है वो लोगों के राइट्स के लिए, उनको अवेयरनेस देने के लिए, जो निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए, जो गरीब लोग हैं
जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना, और अगर वो अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको कोर्टों तक लाना, या यूं कहें कि उनकी सहायता करना कि वो कोर्टों तक पहुंच पाए और उसमें कहीं भी आर्थिक निर्योग्यता उसमें बाधा नहीं बन जाए। तो हम फर्स्ट ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में पसंद के वकील से प्रतिरक्षा का अधिकार हम उसको भी पढ़ते हैं। तो वहां पर जो हमारी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा का अधिकार है वो हमारी जर्नी है फ्री लीगल एड, कि कोई भी व्यक्ति बिना अधिवक्ता की सहायता से, अपन कहते हैं कि बिना सुने नहीं रह जाए, है ना। तो वो जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसी के तहत ही ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो इनिशियल अपन कह सकते हैं कि जो शुरुआत थी वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, उससे इसका उद्गम हुआ है। स्टार्टिंग में जो है अगर अपन हिराकी देखें तो शुरुआत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसमें हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय अध्यक्ष होते हैं, फिर स्टेट लेवल पे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो माननीय उच्च न्यायालय से कनेक्टेड है और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। फिर जिला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके सचिव जैसे मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूं, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला न्यायाधीश होते हैं। फिर आप उससे नीचे हम जाते हैं, वो होती है तालुका विधिक सेवा समिति। तालुका लेवल पे अपन कह सकते हैं कि सब डिवीजन जिसे हम तहसील बोलते हैं, तो वो तालुका लेवल पे तालुका विधिक सेवा समितियां हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सिस्टम, हिराकी सिस्टम, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है 1987, उसमें हम देखते हैं कि जो मेन थीम थी कि हमारी जो आर्थिक समानता की बात हम कर रहे थे, राजनीतिक समानता की बात हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें आता है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक निर्योग्यताओं के कारण न्याय प्राप्ति के अवसरों से वंचित नहीं हो, जो मेन था उसमें। तो सेक्शन 12 आता है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का, उसमें फ्री लीगल एड के बारे में बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति जो है वो फ्री लीगल एड के अधिकारी हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे निशुल्क विधिक सहायता की, सेक्शन 12 पे हम लोग आए थे। तो निशुल्क विधिक सहायता के हकदार कौन है, उसमें कैटेगरी है, उसमें जो मुख्य हैं कोई भी महिला। तो जैसे हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जाति के आधार पर या मतलब अवसरों की समानता की जहां बात आती है तो वहां पर महिलाओं के लिए अलग से उनको मतलब प्रोविजन किए गए कि उनके लिए अलग से व्यवस्था की जा सकती है। तो उसी के तहत जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं निशुल्क विधिक सहायता की, तो उसमें भी महिलाओं को एब्सोल्युटली निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। मतलब ये कि कोई भी महिला अगर कोर्ट में कोई भी मुकदमा लड़ना चाहती है और अगर वो ये मांग करती है कि उसको निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए, तो उसको राज्य सरकार के खर्चे पर जो है एडवोकेट उपलब्ध करवाया जाता है। दूसरा आता है कि कोई भी बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी बच्चा, कोई भी बंदी, कोई भी व्यक्ति जो जेल में बंद है, तो बिना किसी भी प्रकार की अड़चन के, अपन कह सकते हैं कि चाहे वो कोई भी गरीब हो चाहे कितना ही अमीर हो, अगर कोई जेल में बंदी है तो उसको निशुल्क विधिक सहायता मिलती है। इसी तरह से उसमें कुछ कैटेगरीज हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो बुकलेट उपलब्ध करवा दूं। और जहां तक आर्थिक आधार की बात आती है उसमें यह है कि अब इसकी सीमा बढ़ाकर पहले 1.5 लाख थी, अब वो 3 लाख सालाना कर दी है। मतलब जिसकी इनकम सालाना 3 लाख रुपए से कम है वो भी निशुल्क विधिक सहायता का हकदार है। तो कई बार ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि 3 लाख से कम को कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए बड़ा शॉर्ट और इजी प्रोसीजर है। तो उसमें अगर कोई अपना एफिडेविट भी देता है, हम लोग जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट हम देखते हैं, अपना कोई एफिडेविट दे देता है कि उसकी सालाना इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से कम है, तो हम उसको रिलाई करते हैं और उसको फ्री लीगल एड जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। निःशुल्क विधिक सहायता के साथ साथ जो दूसरी चीज आती है वो लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। लोक अदालत, अभी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है 11-12-21 को, नेक्स्ट राष्ट्रीय लोक अदालत है। तो मैं प्रिंसिपल सर से ये भी गुजारिश करूंगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत वाले दिन एक बार आप जरूर बच्चों को विजिट कराएं और देखेंगे किस तरह से राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन होता है, सभी कोर्टों में होता है। आप एक बार कोर्ट्स की भी विजिट करें और यहाँ ईडीएल सेंटर में भी पधारें। तो
एवीआर सेंटर में जो राष्ट्रीय लोक अदालत का जब आयोजन होता है उसमें मुख्य तौर पे प्री लिटिगेशन के मुकदमे हम लोग रखते हैं। उसमें बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपने देखा होगा कि जो बैंकों में डिफॉल्टर्स होते हैं, जो अपना लोन जो है वो रीपे नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बैंक जो है वो एप्लीकेशंस लगाते हैं प्री लिटिगेशन। अभी बात आ गई तो मैं उसको थोड़ा सा समझा दूं कि प्री लिटिगेशन जैसे हम बात करते हैं कि लिटिगेशन की, और उसी तरह से मुकदमा पूर्व की जो स्थिति है, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि एक हमारे स्लोगन चलता है कि मुकदमा करने से पहले एक बार मिल तो ले, है ना। तो जो वो विधिक सहायता मान लीजिए, विधिक सलाह मान लीजिए, प्री लिटिगेशन मान लीजिए, तो प्री लिटिगेशन में क्या है कि कोई भी कोर्ट फीस आपको पे नहीं करनी होती है। आपने कोर्ट में मुकदमा पेश किया, एडीआर सेंटर में मुकदमा पेश किया, और दूसरी पार्टी को हम तलब करते हैं और दोनों पार्टीज में समझाइश का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि बैंक वालों को कोई जो है वो किसी से लोन लेना, लोन रीपेमेंट का मामला है, उसको पैसे वापस लेने हैं, और वो आदमी ये चाहता है कि उसको लोक अदालत का कुछ फायदा मिले और पेमेंट उसको कुछ कम करना पड़े। और बैंकों की भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, वो उसमें बहुत सारा कई बार ब्याज भी माफ करते हैं। तो हम दोनों पार्टीज को बिठा के जहां तक पॉसिबल होता है कि जहां पर दोनों राजी हो जाएं, लोक अदालत के माध्यम से उसको निपटाने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि एक तरह से जैसे विन विन सिचुएशन है ना, किसी की भी हार नहीं होती है, दोनों पार्टी जीत जाती हैं। कैसे जीत जाती हैं कि दोनों पार्टी जो है वो एक तरह से संतुष्ट हो जाती है, दोनों को पूछ के दोनों जहां सहमत होते हैं वहां पर हम जो है वो राजीनामा उसको तस्दीक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो इस तरह से काफी मुकदमे जो प्री लिटिगेशन के लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए जाते हैं। कोर्टों में रेगुलर लोक अदालतें भी लगती हैं। तो राष्ट्रीय लोक अदालत जो है एक बड़ा, एक तरह से हम कहें कि एक बड़ा उत्सव कह दें, बड़ा प्रोग्राम कह दें, जिसमें लोगों को जो है मतलब इंटेंसिव जो लोगों के पास जाके, मतलब गांव-गांव में जाके लोगों को ये बताते हैं कि आप लोगों के जो भी मुकदमे हैं वो आप लोक अदालत की भावना से, लोक अदालत में उसका फायदा उठाते हुए, आपस में राजीनामा करते हुए उन मुकदमों का आप जो है वो निस्तारण करवा दें। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जो सिविल मुकदमे होते हैं, सिविल मुकदमों में आपको अगर अपने मतलब अधिकारों की रक्षा करनी है तो आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। तो वो जो कोर्ट फीस है वो भी बड़े मुकदमों में उसकी राशि काफी अधिक हो जाती है। अगर कोई मतलब मान लीजिए कि किसी की कोर्ट वैल्यूएशन जो है सिविल मुकदमे में मान लो 1 करोड़ रुपया है, तो आप इमेजिन कीजिए कि उसकी लगभग 6-7 लाख रुपए तो कोर्ट फीस हो जाती है। तो लोक अदालत का एक फायदा ये होता है कि जैसे ही आप लोगों ने राजीनामा किया तो वो जो कोर्ट फीस है वो वापस हो जाती है, वो रिटर्न हो जाती है। मतलब पार्टीज का कितना बड़ा फायदा हुआ कि लोक अदालत में आपके मुकदमे का निस्तारण हुआ, लोक अदालत में मुकदमे का निस्तारण हुआ, उसकी कोई अपील नहीं होती है, मतलब वो जो मुकदमा है वहीं पर एंड हो गया, एक फायदा। दूसरी चीज, आप लोगों ने जब आपस में बैठ के उस मुकदमे को निपटाया तो झगड़े का अंत हो गया, किसी की कोई ईगो नहीं रही। तीसरी चीज, आपका कोर्ट फीस का जो पैसा था, जो आपका पैसा आपका नहीं रहा था, आपने वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करा दिया था, वो पैसा आपको वापस मिल जाए। तो ये लोक अदालत के कुछ बहुत मतलब फायदे हैं जो जानकारी के अभाव में लोगों को पता नहीं होता, और इस वजह से लोग जो है वो मुकदमा लोक अदालत में निपटाने से हिचकते रहते हैं। या कई बार ये हो जाता है कि बहुत से दूसरे कारण भी होते हैं कि जैसे कई बार ये हो जाता है कि मुकदमे खत्म हो जाएंगे। मतलब कई तो मैंने देखा है कि बड़े बुजुर्ग ये होता है कि नहीं मुझे मुकदमा लड़ना है ना, वो कहता है कि मेरा तो मन लगा हुआ, मैं कोर्ट में सुबह आता हूँ और ठीक है शाम तक वो मुकदमे की वेट करके और चला जाता हूँ। मैंने खुद ने देखा ये, मैंने कई बार उनको समझाया बुजुर्गों को, मैंने कहा आप इसमें राजीनामा क्यों नहीं करते कि साहब क्या करा, उम्र होगी और तो कोई काम है नहीं, आ जाते हैं। तो ये भी स्थितियां होती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, और हर बार ये लगता है कि आज समझ में नहीं आई तो हो सकता है अगली बार समझ आ जाएगी। तो ये एक तरह से एक मैं कह सकता हूँ कि एक नया चेहरा है ना, न्यायपालिका क्या एक नया चेहरा जिसमें हम समाज में मिलके समाज के लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, उनमें अवेयरनेस लाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो एक पुराना सिस्टम हम कहते थे कि मुकदमों को निपटाने में बहुत टाइम लगता है, उसके लिए जो धारणा थी उसको खत्म किया जाए। क्योंकि कहते हैं डॉकेट इनपुट यानी मुकदमों का बहाव तो बहुत ज्यादा है लेकिन डिस्पोजल उतना नहीं हो पाता। तो उसके लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, आपने इस ऑफिस के बाहर नाम भी पढ़ा होगा, एडीआर ऑफिस, वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र। मतलब विवाद का निस्तारण करने के लिए वैकल्पिक साधन कौन कौन से हैं, ये आपके क्वेश्चन भी आएगा आगे, शायद 3rd ईयर में आता है, ये पूरा एक्ट भी मेरे ख्याल 3rd ईयर में है। PIL इनके फर्स्ट ईयर में दे दिया, पब्लिक इंटरेस्ट एप्लीकेशन उसके साथ भी जोड़ा।
लेकिन जो एक्ट है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम वो शायद 3rd ईयर में है। मेरे ध्यान है मैंने शायद 3rd ईयर में ही पढ़ा था। आर्बिट्रेशन के साथ। हाँ, आर्बिट्रेशन के साथ। तो जैसे आर्बिट्रेशन है, कंसीलिएशन है, ये सब क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम का पार्ट है। लोक अदालतें हैं, तो ये सब उसी का पार्ट है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बात कर रहे थे, तो ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया ये एडीआर का पार्ट है, चाहे लोक अदालतें हैं। एक हमने निःशुल्क विधिक सहायता की भी बात कर ली। अब जो दूसरा सिस्टम मैं बताऊं कि जो सेवा का कार्य है, सर्विस, जो इस शब्द से जुड़ा हुआ, मतलब इस एक्ट के भावना से जुड़ा हुआ शब्द जो है वो सेवा, वो आती है एक अवेयरनेस से जुड़ के। हमारे समाज में कितनी जो है वो कुरीतियां हैं। आप बाल विवाह का ले लीजिए, आप पीसीपीएनडीटी का ले लीजिए, उसमें जो कन्या भ्रूण हत्या का मामला है ना, मतलब बहुत सारी कुरीतियां हैं। मैं जब स्टूडेंट भी था, जब मैंने इस सर्विस को ज्वाइन भी किया, तो मैं कई बार सोचता था कि मतलब जो सुनते हैं कि बाल विवाह का जैसे हमने सुना या कन्या भ्रूण हत्या का हमने सुना, कई बार होता क्या कि हम जिस परिवेश में रहते हैं ना, हमें महसूस ही नहीं होता कि ऐसी कुरीतियां हैं भी क्या। मैंने ये चीज देखी है, मैं जैसे गंगानगर जिले से बिलोंग करता हूं, तो मैंने कभी वहां पर मेरे सामने मैंने ऐसा नहीं सुना कि बाल विवाह होता। मैंने अपने आसपास के परिवेश में ऐसा नहीं देखा। कन्याओं के बारे में जहां तक मेरा माहौल था, मैंने देखा कि हमारे घर में, हमारे आसपास के समाज में, हमारे टाउन में मैंने कभी जो गर्ल्स हैं उनके प्रति डिसरिस्पेक्ट नहीं देखा। ये किसी भी परिवार में ऐसा माहौल नहीं देखा कि कन्या के जन्म पे एक वो टेंशन का माहौल हो। लेकिन जब मैं सर्विस में आया, आपको लोगों से मिलने का, बातचीत करने का, समाज के बारे में जानने का, तरह तरह के मुकदमे आपके पास आते हैं, उनको जब हम देखते हैं तो मैं कई बार खुद हैरान था कि नहीं, ऐसी कुरीतियां आज भी हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी पोस्टिंग झुंझुनू में थी, एज सीजीएम में काम कर रहा था, तो मेरे सामने एक पीसीपीएनडीटी का मुकदमा पेश हुआ। उसमें एक डॉक्टर साहब को पकड़ के लाए, वो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते थे, इलीगल, मतलब उनके खिलाफ शायद 10 से 15 मुकदमे पेंडिंग थे। मैं मतलब सुन के हैरान रह गया कि आज भी मतलब लोगों में ये क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि लड़का या लड़की, और ये जानने की क्यूरियोसिटी क्यों रहती है, कहीं ना कहीं यही इच्छा कि लड़का हो। अगर किसी का फर्क ही नहीं पड़ता कि लड़का हो या लड़की हो, तो फिर इस सिस्टम की तो जरूरत ही नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मतलब इन चीजों के बारे में जब हम जानते हैं, हमें पता चलता है कि समाज में कुरीतियां आज भी है। तो लोगों को समझाने का, इन कुरीतियों को दूर करने का, अवेयरनेस करने का ये काम जो है, मतलब ये मैं कहूंगा कि पवित्र काम जो है, कहीं ना कहीं न्यायपालिका को इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी था। तो हम कोशिश करते हैं जगह जगह जाकर, लोगों के बीच में, उनके घरों में डोर टू डोर जाकर लोगों को ये समझाना, लोगों को समझाना कि ये जो कुरीतियां हैं ये हमारा माइंडसेट है जिनके पीछे कोई आधार नहीं है। और अभी मतलब आप लोग आज थोड़ा सा गर्ल्स जो हैं लड़कों से कुछ कम लग रही हैं, लेकिन मैं आजकल जितने भी कैंप कर रहा हूं, जहां भी देख रहा हूं, वो गर्ल्स जो हैं वो लड़कों से ज्यादा है। और इवन की न्यायपालिका में आप लोगों को जानकारी जरूर होगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आरजीएस में जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, पीछे 2-3 बैच तो ऐसे आए थे जिनमें 75% गर्ल्स थी। मतलब कि जो शिक्षा का स्तर है, या हम जो कुरीति की बात कर रहे थे कि उनको दूर करने के लिए हम लोगों को एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे यहाँ पर आज आप चूरू में देख लीजिए, चूरू में मैं मतलब अभी गिनूंगा तो नहीं, लेकिन शायद 6 तो गर्ल्स हैं जजेस जो हैं, और 4 जो है वो बॉयज। मतलब चूरू में भी लड़कियां जजेस वो जो है ज्यादा है। तो कहने का मतलब यही कि जैसे जैसे हम अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोग समझते हैं इस चीज को, उन कुरीतियों को दूर करने में कहीं ना कहीं हमें सहायता मिलती है। क्योंकि कोई भी चीज जो है ना वो विचारों से शुरू होती है। आपने जैसा सुन लिया, आपने जैसा सोच लिया, चीजें वैसी घटित होना शुरू हो जाती हैं और वही अच्छा लगने लग जाता है। तो जब लोगों के बीच में जाकर उन कुरीतियों के बारे में बताते हैं कि भैया ये करने से, ऐसा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, बेटियां बेटे दोनों बराबर हैं, और इवन की बेटियां बेटों से आगे बढ़ रही हैं, तो लोग समझते हैं। दूसरी चीज, जैसे मैंने बाल विवाह के बारे में आप लोगों को बताया, बाल विवाह अभी भी जो इलिटरेट लोग हैं गांवों में जो रहते हैं, वो लोग आज भी बाल विवाह करते हैं। और लोगों को समझाने पे
लोगों को मतलब उनको बहुत बहुत कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहां पर लड़कियां खुद मना कर रही हैं, गांव वाले खुद आगे बढ़कर शपथ दिलाते हैं बाल विवाह नहीं करने की, और समाज में जब लोग एक दूसरे को देखते हैं, जैसे एक बंदे ने देखा कि यार मेरे पड़ोसी ने अपनी बच्ची की बाल विवाह हो रहा था, उसने रोका और उसकी बच्ची आज टीचर लग गई, उसकी बच्ची आज एडवोकेट बन गई, उसका बेटा आज एडवोकेट बन गया, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि नहीं, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कार्य हैं उनमें से ये भी मुख्य कार्य है, वो है लोगों के बीच में जागरूकता और विधिक जागरूकता पैदा करना। इसके अलावा आप जो है आगे जब ये एक्ट पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तो एक शब्द आएगा फ्रंट ऑफिसेस के बारे में। फ्रंट ऑफिसेस, लीगल एड क्लिनिक। लीगल एड क्लिनिक शायद आपके लॉ कॉलेज में भी लीगल एड क्लिनिक खुला होगा। तो लीगल एड क्लिनिक नाम से स्पष्ट है कि इसको क्लिनिक वर्ड दिया गया है। जैसे हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और क्लिनिक में हम जो है वो फर्स्ट एड लेते हैं, वैसे ही लीगल एड क्लिनिक, अगर किसी को कोई मुकदमा है और वो कोई राय लेना चाहता है, उसको कोई मिसलीड कर रहा है, तो उस लीगल एड क्लिनिक में उसको हम जो है वो सही सलाह देते हैं, उसको बताते हैं कि भैया आप ये मुकदमा करना चाहते हो तो ठीक है, आप गलत हो या आप सही हो। इसको एक फर्स्ट एड के रूप में उसको समझाते हैं कि हो सकता है कि मुकदमा करने से पहले ही उसको कुछ समझ आ जाए और उन लोगों का कोई राजीनामा हो जाए, या हो सकता है कि वो मिसकंसेप्शन में था कि उसके किसी राइट का वायलेशन हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो बहुत सी समस्याएं जो है वो लीगल एड क्लिनिक्स के माध्यम से खत्म हो जाती। और बाकी हालांकि बहुत वाइड स्कोप है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का। मैं नेशनल लोक अदालतों के बारे में आपको बता पाया। एक स्थायी लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत जो है लोक अदालत का ही एक पार्ट मान लीजिए। अभी स्थायी लोक अदालत में अलग से जजेस हैं, 2 मेंबर होते हैं। यहाँ चूरू जिले में इसी सेंटर में स्थायी लोक अदालत का आयोजन होता है, डेली स्थायी लोक अदालत चलती है। स्थायी लोक अदालत में जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से संबंधित जितने भी मामले हैं उनके बारे में स्थायी लोक अदालत जो है अपना निर्णय सुनाती है। स्थायी लोक अदालत में पहले दोनों पार्टीज को बिठाकर राजीनामे का प्रयास किया जाता है, और अगर दोनों पार्टीज राजीनामा के लिए सहमत नहीं होती हैं तो स्थायी लोक अदालत को यह पावर है कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय सुना सकते। मतलब बिल्कुल शॉर्ट प्रोसीजर है और बहुत जल्दी इसमें फैसला हो जाता है। और लोगों को स्थायी लोक अदालत के बारे में भी अभी बहुत कम जानकारी है, लेकिन जितनी बैंक, बीमा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जैसे अपन बिल्डर से रिलेटेड है, हम देखते हैं कि जैसे बिल्डर ने कुछ गलत किया तो उससे संबंधित जो भी मुकदमे वो स्थायी लोक अदालत में आ सकते हैं। और इसके अलावा पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं। पैरालीगल वॉलंटियर्स के बारे में आप लोगों ने कितने, शायद स्टूडेंट ने नहीं सुना होगा, किसी ने सुना हो? पैरालीगल वॉलंटियर्स के बारे में नहीं। पैरालीगल वॉलंटियर्स के बारे में आपको बता देता हूं कि जैसे मैं आप लोगों से ही वो एग्जांपल लेता हूं कि हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लॉ कर रहे हैं वो भी पैरालीगल वॉलंटियर्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी लॉ पूरी कर लेते हैं तो वो पैरालीगल वॉलंटियर्स नहीं हो सकते। तो मैं झुंझुनू में था तो एक लॉ स्टूडेंट एक ही था, वो पैरालीगल वॉलंटियर्स था। पैरालीगल वॉलंटियर्स का वही काम होता है कि आप जो है लोगों को विधिक जागरूकता उत्पन्न करना, गांव-गांव में जाके लोगों को कानूनों के बारे में बताना, उनको विधिक सलाह देना, और जहां पर उसको लगता है कि लोगों के अधिकारों के बारे में वो कुछ नहीं कर पा रहा है, किसी की समस्या का हल पैरालीगल वॉलंटियर नहीं कर पा रहा है, तो वो समस्या फिर हमारे पास लेके आता है। वो ये बताता है कि सर मैंने कोशिश की, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इस बंदे का ये काम था, मैंने उनको समझाया पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ये इसके इस तरह से राइट का इसका वायलेशन हो रहा है। तो फिर हम जो है, जैसे ही मेरे ऑफिस में वो बात आती है तो हम कोशिश करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स जितने भी उनसे बात करके, अगर उसका लीगल राइट है तो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो पैरालीगल वॉलंटियर्स एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक एक्सटेंडेड रूप है कि हम लोग अगर हर जगह नहीं पहुंच पाते तो पैरालीगल वॉलंटियर जो है वो इंटरनल पार्ट तक गाँव में जाकर लोगों को इस बारे में जानकारी देने में हमारी सहायता करते हैं। तो कुल मिलाकर जो क्रक्स यही है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों के अधिकारों के लिए, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए, लोगों को विधिक सहायता, विधिक सलाह उपलब्ध करवाने के लिए, मतलब एक ऐसी संस्था हो गई है जो मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में मतलब बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। और मैं तो ये चाहता हूं कि
थोड़े टाइम में वो भी एक सिस्टम आए कि जैसे मैं बच्चों को पूछता हूँ कि डू यू नो कि आप जिला कलेक्टर को जानते हो, आप एसपी को जानते हो, कि सभी बच्चे हाथ खड़ा करें कि मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी जानता हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अगर हम दूसरी पावर्स की भी बात करें तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, अगर उन बेनिफिशियरी स्कीम्स का लाभ लेने में कहीं भी कोई भी अड़चन आ रही है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कोई वृद्धावस्था पेंशन योजना है ना, कोई विधवा पेंशन योजना है, कोई आधार कार्ड से संबंधित है, मतलब लोगों को कहीं भी अगर समस्या आती है तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में संपर्क कर सकता है और वो बता सकता है कि सर मेरा ये राइट है, इस एक्ट के तहत मेरा ये था, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ऑफिस है मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको कैसे न कैसे, अगर उसका राइट है, वो राइट उसको दिला पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ही शब्दों में मैंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक मोटा मोटा खाका, एक जो थीम है वो आप लोगों को बताने में सफल रहा होऊंगा। और बाकी अब मैंने पहले भी एक बार कोशिश की थी, मैंने कहा लॉ कॉलेज में आके बच्चों से इंटरेक्शन करूं। अब वापस उम्मीद करते हैं कि कोरोना वापस नहीं आए, तो अपन जल्द ही कॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ सेशन रखते रहेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में भी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जुड़ें। कैसे जुड़ सकते हैं? आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं। आप जहां रहते हैं उसके आसपास लीगल लिटरेसी कैंप्स जो है वो आप आयोजित कर सकते हैं, उसकी सूचना आप इस ऑफिस में भेज सकते हैं। मतलब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर के नीचे आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एक पार्ट के रूप में विधिक सेवा कार्यक्रमों में भी भाग ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत पेशेंसली मेरे को सुना। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी की कोई क्वेरी हो, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक बार पुनः सर के लिए जोरदार तालियां। सर ने गागर में सागर भर दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में मैं समझता हूं कि कोई चीज़ छूटी नहीं। इवन इन्होंने बाल विवाह और इस प्रकार की चीज़ों को भी टच किया। निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी, जो आपके सिलेबस में आप सारे बुक्स में पढ़ेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत वाइडली आप लोगों को बताया। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या के बारे में, महिलाओं के बारे में, न्यायपालिका में महिलाओं के बारे में मैं सर को बताना चाहूँगा कि सर हमारे यहाँ भी लॉ कॉलेज में भी मोर देन 60% स्टूडेंट्स जो गर्ल्स होती है। और इवन चूरू से भी जो जुडिशियल सर्विसेज में निकलते हैं सर, उसमें गर्ल्स की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है। अब तो तालियां बजा दो। ऐसा नहीं है हमारे बॉयज़ कम है सर, वो भी बिल्कुल बहुत। चूरू से वास्तव में बहुत जुडिशियल ऑफिसर है, मतलब बड़े गर्व की बात है। सर हम ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो एडीआर के द्वारा चलाए जाते हैं, एडीआर के साथ भी कंधे से कंधा मिला करके इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें। हम चाहे वो पर्दा प्रथा से संबंधित कार्यक्रम हो, बाल विवाहों से संबंधित हो या कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित हो, बार बार हम इस प्रकार के सेमिनार्स और सत्र आयोजित करते रहते हैं सर। और हम स्टूडेंट्स को भी सर केवल कानून की शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार भी देने का प्रयास करते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स जो वो आपके सामने बैठे हैं सर सारे, ये बहुत ही संस्कारित मेहनत में और बहुत ही अनुशासन प्रिय होते हैं। आप मैं सर इसी मंच के माध्यम से आपको आमंत्रित करता हूं, आप हमारे महाविद्यालय पधारें और बच्चों से और अधिक इंटरेक्शन करें, ताकि हम वास्तव में जो हमारा लीगल एड का और एडीआर सेंटर्स का जो ऑब्जेक्ट है, साथ ही जो लीगल स्टडी है, उनके सभी ऑब्जेक्ट्स को मिलकर के पूरा कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हृदय से आभार। थैंक यू सो मच सर।